हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, तो हेयर वर्ड माइक्रोस्कोप। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ माइक्रो? माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल। स्कोप मीन टू सी। इट मीन्स microscope is a device which help us to see clearly very small objects which cannot be seen by the naked eye. सिंपली अपनी आई से देखने की कोशिश करो तो वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स अच्छे से हमें नहीं दिखाई देते। जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट ऐसे की हेल्प लेते हैं माइक्रोस्कोप की, वी कैन एबल टू सी दोस ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। डन। अब बात करें माइक्रोस्कोप। टॉपिक हमारा क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल क्यों कहते हैं बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल मैं इसे हटा दूँ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप कहाँ से चल के आ रहा है? तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। वी आर डीलिंग विद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब बात है व्हाट आर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जनरल डिस्कशन है, ये ऐसा डायरेक्टली सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर एक ब्रॉड पिक्चर लेने के लिए। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल दो डिवाइसेस इंस्ट्रूमेंट्स, चाहे प्रिज्म से यूज़ करो, मिरर के यूज़ कर लो, या आप यूज़ कर लो लेंसेस यूज़ कर लो ना, कोई भी ऐसी डिवाइस, ऐसे कॉम्बिनेशन यूज़ कर लो जिससे आईज़ को देखने में हेल्प हो, दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। हमारी आई भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है और मानते नहीं। तो से व्हाट इज़ द आई? पहले आप अपनी आई की तरफ देखो, आँखों में क्या होता है ऐसा, और कौन इसकी हेल्प कर सकता है फिर इसको ऐसा काम में। सो ऐसा कुछ पिक्चर, आप हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हो सकता है हमें 10th में पढ़ी हो। ऐसा कुछ ये लेंस है हमारा आइज़ का, जिसे आइज़ फ्रंट से हमें दिख रही है, बॉल अंदर की तरफ होती है ना। तो बेसिकली वी हैव ए कन्वेक्स लाइन। ये कन्वेक्स लेंस है हमारे पास, जिससे क्या होता है, आपने पढ़ा है, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर फार अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। इसका यहीं पर कहीं फोकस है, बड़ी दूर ऑब्जेक्ट पड़े हैं वहाँ पर, है ना। तो दूर से लाइट आ रही है हमारे पास, तो क्या करे, इट गेट्स फोकस समवेयर हेयर। तो रेटिना पर फोकसिंग हो रही है और इमेज हमारे पास बनते हुए हैं ना। तो दीज आर रियल इमेज विच इज़ फॉर्म्ड एट द आई। सो अब जो चीज़ें बहुत छोटी हैं, आई से उनको अच्छे से नहीं देख पा रही, तो कोई डिवाइसेस ऐसी हैं जो हेल्प करती हैं, उनको ब्रॉड कर देती हैं इमेज को, तो हमें देखने में हेल्प पड़ती है। देर आर सम थिंग्स विच आर वेरी फार अवे, बड़ी दूर हैं, वहाँ से क्लियरिटी हमें नहीं हो रही, उनको भी क्लियर दिखाने के लिए डिजिटल टेलीस्कोप हमारी हैं, बाइनोकुलर है, वो सारे इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑल दो डिवाइसेस विच हेल्प आई टू सी द वर्ल्ड क्लियरली, ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, उन्हें हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दो तरह के, वन ऑफ दन विच क्रिएट रियल इमेजेस, और दूसरे कौन से होते हैं हमारे पास, जो वर्चुअल इमेजेस हैं। कुछ ऐसे होंगे जिससे रियल इमेज बन जाएगा, जिसको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं, स्क्रीन पे आ जाएगा। कुछ ऐसे इमेजेस हमें दिख रहे हैं आई से, बट हम उसे स्क्रीन पर नहीं ले सकते। तो उन्हीं में से चल के फिर हमारे पास आ रहा है माइक्रोस्कोप। इसमें में कौन सा इमेज बनता है? वर्चुअल इमेज हमें दिखाई दे रहा। सो माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप आ गया हमारे पास, ए डिवाइस विच हेल्प अस टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। इट मीन्स जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसके इमेज को ये इनलार्ज करके हमें दिखाती है, जिससे हमें वो क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब इसमें से दो टाइप्स हमें कर रही हैं, कौन कौन सी है? एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, एक हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप। अब सिंपल माइक्रोस्कोप का दूसरा नाम आप देखोगे तो आप कहोगे कि हाँ बिल्कुल ठीक है ही सिंपल माइक्रोस्कोप। और उसका नाम क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास। अब भी नहीं क्लियर हो रहा? तो मैग्नीफाइंग ग्लास कुछ भी नहीं, दिस इज सिंपली ए कन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। तो क्या है हमारे पास डिवाइस? सिंपल माइक्रोस्कोप इज ए कन्वेक्स लेंस और मैग्नीफाइंग ग्लास विच इज़ ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ।
तो ये हमारी सिंपल माइक्रोस्कोप है। तो थोड़ी सी जगह मैं यहाँ से रब कर दूँ। व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप? इट इज़ ए कन्वेक्स लेंस। कौन सा? विच हैज स्मॉल फोकल लेंथ। अब बात आगे भी, ऐसे हमारे पास लेंस है। अब आप कैसे कह सकते हो ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, कैसे इमेज को इनलार्ज कर रहा है। सपोज दिस इज़ द फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस है, ये मान ले रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f होता है यहाँ पर, है ना। क्या कौन से केसेस हमने पढ़े थे? व्हेन ऑब्जेक्ट इज फार वे फ्रॉम द 2f, दूर पड़ा जहाँ पर, तो क्या होगा? इमेज विल बी ऑन द अदर साइड। कहाँ बन रहा था? बिटवीन f एंड 2f, दोनों के बीच की इमेज बन रहा है हमारे पास। इमेज कौन सा था? रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इन साइज। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा था, इमेज का साइज बढ़ रहा था। एट 2f द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज इज इक्वल। पढ़ा था हमने। व्हाट हैपेंस एट दैट केस? जितनी ये दूर, ये इस तरफ से इमेज उतनी दूर बनता है, वो भी रियल इमेज। अब और पास करके देखा तो एट दिस फोकस इमेज इज बीइंग ब्रॉड मेड एट इन्फिनिटी पर बाहर जाकर। बट आप और आगे चल के देखो, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन दिस एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, इसके बीच में कहीं आपने ऑब्जेक्ट रख दिया। सो दिस इज आवर ऑब्जेक्ट ए बी, तो आपने रख दिया तो क्या होगा? अब नाउ यू विल सी दैट थोड़ा सा इसे हम ऐसे कर दें ताकि इमेज बनना आसान हो जाए। अब these two lines, they are moving away from each other ना, they are diverging, these two lines are diverging। अब इनको पीछे आप करके देखो, बढ़ा के देखो, you will see that they will be meeting at this point, यहीं पर कहीं मिल रही हैं आपस में ना। So image is formed here। So this is the case when virtual, erect, enlarged image is formed। इस पोजीशन पर अगर आप कन्वेक्स लेंस को ऐसे यूज़ करो, जब ऑब्जेक्ट क्या बड़ा पास रख दिया हमने लेंस के, सो दैट इट इज़ क्लोजर दैन द प्रिंसिपल फोकस, उससे भी पास रख दिया, तब इनलार्ज और कौन सा? इरेक्ट। प्रॉपर्टी यार आपको, इरेक्ट है, इनलार्ज्ड है, और साथ में क्या हमारे पास? वर्चुअल इमेज ऑन द सेम साइट। सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सो अब इस पोजीशन में हम कहेंगे दिस लेंस इज, कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस इज एक्टिंग एज सिंपल माइक्रोस्कोप। तो व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द कन्वेक्स लेंस एंड इट्स इमेज इज सीन बाय द आई व्हेन आई इज केप्ट एट, कहाँ पर, कितनी दूरी पर रखें? अब एक और वर्ड हमने यूज़ करना है यहाँ पर, उसको भी आप समझ लेना। ये पिक्चर आपको समझ आ गई, ये हमने पहले डिस्कस की थी। एक मैं बात और करूँगा, ये बार बार वर्ड आएगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये सिंपल माइक्रोस्कोप का पार्ट नहीं है, एक अलग से टर्म है हमारे पास, इसको अपने मन में आप बैठा लो। व्हाट इज़ दिस डिस्टेंस? अब हमारी आईज भगवान ने ऐसे बना के रखी हैं, मान लो दिस इज़ आवर आई, जब हम देख रहे हैं, इट कैन सी क्लियरली अप टू इन्फिनिटी, दूर तक जो दिखाई दे रहा है उसको, कोई मुश्किल नहीं, लाइट आ रही है, दिखाई दे रहा, वो बात अलग है। हम डिस्टिंग्विश कर पाएँ या ना पाएँ, एंगल कभी कम होता है, कभी बड़ी, हमारे पास सन इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम अस, पर हम उसको देख पाते हैं बिकॉज डिस्टिंक्ट विजन कैन बी अप टू इन्फिनिटी। आते 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 एक जगह ऐसी है, एक मिनिमम डिस्टेंस है, अब इससे आगे अगर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इफ़ यू ब्रिंग ऑब्जेक्ट क्लोजर टू दिस पॉइंट, इसके आगे लेकर आओगे, देन आईज कैनॉट मेक ए क्लियर इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट।
तो लीस्ट मीन्स कम से कम, वो कौन सा कम से कम डिस्टेंस है जहाँ पर हमें डिस्टिंक्ट विजन दिखाई दे रहा है। तो डिस्टिंक्ट विजन के लिए हमें क्या दिख रहा, सो दिस इज कॉल्ड, हमें डी से नोट करते हैं। नॉर्मली फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई इट इज़ 25 सेंटीमीटर। सभी के लिए ऐसा नहीं होगा, बट इट इज़ एवरेज फाउंड ऑन द ह्यूमन बीइंग दैट इज नियरली 25 सेंटीमीटर। सो हम जब अपनी बुक्स में यूज़ करते हैं तो ये वैल्यू यूज़ करते हैं 25 सेंटीमीटर। डी इज़ दैट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस एट विच द ऑब्जेक्ट इज सीन क्लियरली। उसके आगे भी दिखाई देगा बट उसके कम, उसके नीचे वो क्लियरली विजिबल नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, वी प्लेस आई वेरी क्लोज। यहाँ पर कोई देखने वाला इसके पास आकर देख रहा है तो ज़्यादा बनाऊंगा डायग्राम तो कम्प्लेक्स बन जाएगी। ऐसे यहाँ पर आई मान लो किसी ने रख दी अपनी और ऑब्जर्व कर रहा है पास में आकर, तो क्या देखेगा, ही विल सी दैट इन लार्ज इमेज। तो जहाँ से इमेज जो इन लार्ज दिखाई देगा। व्हाट डू यू सी दैट, यू से दैट। अब माइक्रोस्कोप के बारे में बताना तो क्या कहोगे आप कहोगे सिंपल माइक्रोस्कोप इज ए कन्वेक्स लेंस व्हेन यूज्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द कन्वेक्स लेंस एंड इन लार्ज डायरेक्ट वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। ये हो गया, हमारे पास आ गया। अब बात करेंगे इसकी मैग्नीफिकेशन की, फिर ये कितनी मैग्नीफिकेशन कर पाता है। व्हाट इज द मैग्नीफिकेशन ऑफ दिस सिंपल माइक्रोस्कोप। तो थोड़े एंगल बना के देख लेते हैं। पहले बात करें एंगल, व्हाट इज द एंगल मेड बाय दिस, इसका नाम है ए बी, इसको आप कह दो ए डैश बी डैश। एंगल मेड बाय दिस ऑब्जेक्ट, दिस इमेज at this optical center, eye is very close to here, so we can say that angle which this object image makes with eye, कितना मान लें हम, say this is alpha. So what is alpha? So sorry, say it beta, books वाले हम ज़्यादा बीटा से मेंशन करते हैं। So what is beta here? बीटा लिख लो जहाँ पर, बीटा angle subtended by image at eye when image is formed at least distance of distinct vision। यहाँ पर आप रख दो तब हम कहेंगे इसको, दिस इज बीटा। बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय आई एट आई व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब बात आ गई, ये इमेज मैंने कह दिया, इमेज ए डैश बी डैश जो एंगल बना रहा है वो कितना एंगल है, बीटा एंगल। अब मैं कह रहा हूँ व्हाट इज एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, ये नोट कर लिया, व्हाट इज एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट। तो ज़्यादा हमने डायग्राम की तरफ देखना। मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, तो बच्चे कहेंगे सर एंगल ए बी बीटा ही बना रहा है, इसका एंगल भी बीटा है, ए डैश बी डैश का भी बीटा है। मगर नहीं, बात ऐसी नहीं है। एंगल तब बताओ जब दिस ऑब्जेक्ट इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, उस डिस्टेंस पर हो तो बताओ। अब मैंने ये कह दिया कि ये डिस्टेंस हमारा है ना, वो दिस इज डी। मैंने इसको आगे पीछे लेंस को किया, ऐसे रख लिया जब मुझे क्लियरली दिखाई देने लगा। जब क्लियरली दिखाई दिया, कब दिखाई दिया, व्हेन डिस्टेंस इज डी। अब बात आ गई जहाँ पर देखने से दिखता है कि ऑब्जेक्ट पे बीटा एंगल ही बना रहा है, बट नहीं, हमने तब देखना जब ऑब्जेक्ट भी हमसे कितनी दूरी पर हो, डी डिस्टेंस पर। तो आप मान लो कि दिस ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट हेयर, इसको जहाँ पर लेकर आओ, अगर ऑब्जेक्ट को जहाँ पर लेकर आते तो क्या होता, दिस वुड बी द एंगल, ये एंगल बनना था। अब हमारे पास कंपटीशन आ गया ना, दोनों को एक जगह पर रख दिया हमने। अब अल्फा क्या है,
एंगल सबटेंडेड बाय किसकी तरह ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अगर दोनों को यहीं पर रख कर देखते इस पोजीशन पर डी की दूरी पर, तो ऑब्जेक्ट ने एंगल कितना बनाना था बीटा, सॉरी इमेज ने बनाना था बीटा, ऑब्जेक्ट ने कितना बनाना अल्फा। यहीं पर कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, ये ऐसा क्यों किया आपने। फिर मैं बता रहा हूँ, बिकॉज अगर हम आई को यहाँ पर रख कर देख रहे हैं, तो अगर इसको फोकस कर दिया डी पर, तो ये तो पास में आ गया ना, तो फिर ये क्लियरली विजिबल नहीं है हमारे लिए। इसको भी रख के देखना, तब कंपटीशन आता हमें। अब मेरा क्वेश्चन आपके पास है एक और जो क्लैरिटी देगा आपको। विच इज़ लार्जर, सन और मून, दोनों में से कौन बड़ा है। मुझे पता पक्का आपके मन में आंसर क्लियर है, आपको पता भी सन इज़ वेरी लार्ज एज़ कम्पेयर टू मून। पर मैं नहीं मानता था, मैं आपकी बात को नहीं मानता। मैंने कहा आज मैं सुबह देखा सूरज भी इतना दिखाई दे रहा था मुझे, और शाम को मैंने देखा चाँद भी इतना दिखाई दे रहा था, दोनों का साइज़ मुझे नियरली सेम दिखा। तो आप कैसे कह सकते हो कि जो सन इज़ वेरी वेरी लार्ज एज़ कम्पेयर टू मून। अब इसको और क्लियरली देखना हो, जब सोलर इक्लिप्स लगता है तो क्या होता है उसमें, हम देखते हैं कि सूरज था आते आते बिल्कुल चाँद के पीछे आ जाता है, बिकॉज मून इज़ क्लोजेस्ट टू अस। तो मून इज़ फुल्ली कवरिंग द सन, तो उस समय पूरी तरह अंधेरा हो जाता है ना। तो अब ये भी शो कर रहा है कि साइज ऑफ मून एंड साइज ऑफ सन इज़ सेम एज ऑब्जर्व्ड बाय अस ऑन अर्थ। धरती से देखने में अगर लेमैन देखेगा तो यही कहेगा इतना ही चांद है, इतना ही सूरज। तो आप उसे कैसे बताओगे, तब आपको ये बात समझ आएगी कि बात क्या हो रही है। तो कुछ ऐसा बात है, आप यहाँ पर खड़े हो, आप ऐसे देख रहे हो, यहाँ पर हमारा सन है और मून है, और ये दूर बड़ी यहीं पर कहीं सन दिखाई दे रहा। आप अगर इस साइड से देखो तो पता आपको भी दिस इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू दिस। मगर जो पर्सन यहाँ से देख रहा है वो एक एंगल बना के देख रहा है, तो जितना एंगल उसकी आई का मून के लिए बन रहा है उतना एंगल उसका सन के लिए बन रहा है। तो सन दूर होकर भी छोटा दिखाई दे रहा है, स्मॉल दिखाई दे रहा है, और मून पास होने के कारण उसके बड़ा दिखाई दे रहा है। इट मीन कंपटीशन नहीं है। जैसे आप देख लो कि दूर कहीं पर बड़ा खंबा है, तो मैं को मेरे जो हाथ में जो ना कैप है ना पेन का, ये बड़ा खंबा, तो मैंने ऐसे आँख बंद किया, मैंने मिला के देखा ये तो बिल्कुल स्मॉल है। जैसे दूर देखने पर लोग हमें छोटे दिखाई देते हैं ना, पहाड़ी से देखो तो लोग छोटे छोटे दिखाई देते हैं, गाड़ी छोटी दिखाई देती हैं। तो वो क्या मीनिंग उसका, मीन जो उनका आईज़ पर एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज़ वेरी स्मॉल। सो कंपटीशन का तब पता चलेगा अगर इस सन को भी आज यहीं पर रख दो आकर, फिर आप कहेंगे भाई ये सन भी यहीं पर आ गया, आप बताओ, तो आप कहोगे नहीं, आप पता चलेगा दिस एंगल इज़ वेरी लार्ज। तो यही बच्चों को एक्सपेरिमेंट कराते हैं हम कभी कभी क्लासेस में, या मान लो यहीं पर खड़े हो, ये ऑब्जेक्ट हो यहाँ पर रखा, तो एंगल इतना बन रहा, अब आपकी आई को इतना ही घूमना पड़ रहा है। इस ऑब्जेक्ट को आप पास लेकर आओ तो आपको ये इनलार्ज दिखाई देगी, बड़ा बहुत बड़ा है ना, ऐसे दिखाई देगा, आप ज़्यादा एंगल आपको कवर करना पड़ेगा। सो दो तरीके से, जहाँ तो चीज़ बड़ी हो जाए और जहाँ चीज़ को पास लेकर आ जाओ, दोनों तरीके से एंगल बढ़ जाएगा और हमें चीज़ बड़ी दिखाई देगी। अब इसमें क्या कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसको कहाँ पर लेकर, कम से कम कहाँ पर लेकर आ सकते हैं पास से पास, वो डी दूरी है, डी के आगे हम नहीं जा सकते, इसके आगे हम नहीं आ सकते, तो यहीं पर आके हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई वी कीप बोथ ऑब्जेक्ट एंड इमेज एट दिस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, so that we can compare their sizes, so that magnification can be found correctly। तो ये बात आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट बात आती है, सिंपल माइक्रोस्कोप अपन ने डायग्राम बना दी, बता दिया इस केस में यूज़ होगी। अब इसकी बात करेंगे मैग्नीफिकेशन की।
पढ़ा था इसमें मैंने एम, तो क्या कहोगे, इट इज़ द रेशो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज एट आई एंड, इसमें ऐसे, इट इज़ द रेशो ऑफ एंगल सबटेंडेड by image and object when both are kept at least distance of distinct vision। जब दोनों को कहाँ पर रख दिया जाए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, तब जो रेशो आएगी किसकी, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, उस रेशो का हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। अब मैथमेटिकली देखते हैं हम क्या करने लगे हैं। तो आप क्या कहते हैं, m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फ़ा। हमने दोनों को जहाँ पर रखे देखा, ऐसा हमें दिखाई दे रहा बीटा अपॉन अल्फ़ा, इसका नाम हम ओ रख दें, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर है। अब मैथमेटिक्स में आपने एक और बात नोट करनी है, पढ़ी भी आपने फिर भी आप दोबारा नोट कर लो। व्हेन एंगल इज स्मॉल, जब एंगल स्मॉल होता है ना, तब हम किसी थीटा को नियरली साइन थीटा भी ले सकते हैं, और थीटा को आप नियरली टैन थीटा की वैल्यू फाइंड करो। तो थीटे की वैल्यू फाइंड करो, तो अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा की वैल्यू और टैन थीटा की वैल्यू इज़ वेरी क्लोज टू थीटा, तो दे कैन बी इंटरचेंज, को हम लिख सकते हैं। तो बड़ी बार आप ये अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करोगे। when angle is small, beta is nearly equal to tan beta and alpha is nearly equal to tan alpha। so therefore क्या लिख लिया हमने, m can be written as tan beta upon tan alpha। ये बात याद रख लो। So magnification of this simple microscope is tan beta upon tan alpha। अब और जा चाहते हैं। So let us see what is tan beta here। आप ध्यान से करना स्टेप्स, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। tan बीटा आप कैसे लिख सकते हो, मैं देखा tan बीटा मैं कैसे लिख सकता हूँ। tan बीटा क्या था, एंगल सबटेंडेड बाय दिस इमेज एट द आई, आई बड़ी क्लोज के पास रखी मैंने लेंस के, तो हमने कह दिया ठीक है, ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर है और उसका बेस कितना, ओ बी डैश, डन। अभी बात पूरी नहीं हुई मेरी, इसी रफ में लिख लो आप। फिर आपने लिख दिया कि टैन अल्फ़ा क्या है, आपने इस डायग्राम को देखा, अल्फ़ा कहीं नहीं बढ़ रहा ना, इसी में बढ़ना, तो आपने कहा ठीक है, इसको मैं अगर लिख दूँ सी, इस पॉइंट को मैं क्या लिख दूँ यहाँ पर, सी मेंशन कर दूँ, तो क्या बन गया हमारे पास, सी बी डैश और ओ बी डैश। ये बात क्लियर हो गई हमारे पास, दोनों हमारे पास आ गए हैं, एक से डिस्टेंस पर आ गए। अब नेक्स्ट क्या बात करेंगे हम, सी बी डैश इज इक्वल टू ई ए बी, तो देयरफॉर टैन बीटा का हम टैन अल्फ़ा क्या बन गया हमारा, ए बी अपॉन ओ बी डैश। ए बी और सी बी डैश इक्वल है ना, बिल्कुल पैरेलल लाइंस थी, तो हमने ए बी लिख दिया यहाँ पर, ये क्लियर है। अब ये बात पूरी नहीं हुई, हमने क्या करना यहाँ पर, हम दोनों को कंपटीशन करेंगे इस तरीके से, है ना।
हमने क्या लिखना है, हमने ऊपर वाला डिस्टेंस शो, वर्टिकल डिस्टेंस को लिमिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या करेंगे इसमें, हम इसको ऐसे ही ना लिखते, हम ऐसे भी लिख सकते थे। ये आपने बड़ी ट्रायंगल देखी ओ ए डैश बी डैश, उसमें आपने देखा दिस इज ए डैश बी डैश अपॉन दिस ओ बी डैश। अगर आप दिस छोटी ट्रायंगल को देखें तो बीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बीटा कैपिटल ए बी अपॉन ओ बी। बीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी अपॉन ओ बी। देखो कोई मुश्किल तो नहीं आ रही, ए बी अपॉन ओ बी तो भी बीटा टैन बीटा, ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश तो भी टैन बीटा। तो यहाँ पर हमने इसको यूज़ करना, ये वैल्यू आप वहाँ से जो मैंने पहले बात बताई उसे छोड़ दो, इस बात को याद रखो आप। सो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, मैं नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज ऑफ tan अल्फा एंड tan बीटा इन इक्वेशन 1, इसमें फिल कर दो आप। तो क्या देखा हमने एम, tan बीटा क्या था, tan बीटा ए बी अपॉन ओ बी, डन, डिवाइडेड बाय, डिवीजन का साइन है तो ऐसे ए बी अपॉन ओ बी डैश। आपके बच्चे पूछ सर वैसे कर देते तो क्या होना था, हमने कुछ नहीं, मैं बताता हूँ, बच्चों के मन में डाउट है उसके लिए ये कर रहा हूँ बात में। हमने क्या लिखा था पहले, यूज़ किया था टैन बीटा ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश, डन, यही था। और दूसरी तरफ क्या था हमारा टैन अल्फ़ा, टैन अल्फ़ा था हमारे पास, ये बन गया सी बी डैश और ओ बी डैश, ठीक है। इसको आपने ऐसे लिख दिया ए डैश बी डैश ओ बी डैश, उल्टा के ओ बी डैश और सी बी डैश। और नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे आप सी बी डैश कितना है ए बी, तो यहाँ ए बी लिख सकते हैं हम। तो क्या देखना था आपने, ए ओ बी डैश कम हो गया, ए डैश बी डैश ए बी, यही तो हमने किया था तब जो लास्ट हम डिस्कशन की थी। अब ये आई है, ये ओ है, तो मैग्नीफिकेशन ऐसे तो लिखते ही हैं, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी लिखते तो यही मैग्नीफिकेशन होती है, गलत नहीं लिखना था आपने। बट हम जो करना चाहते थे, अब हम लीनियर डिस्टेंस की फॉर्म में, ये वर्टिकल डिस्टेंस की बात आ गई ना, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज। अब प्रॉब्लम ये हमारे लिए, अगर हम ऐसा लिख देते हैं मैग्नीफिकेशन के लिए, लिख दो आप, कोई मुश्किल नहीं मैथमेटिकली, मुश्किल आनी है प्रैक्टिकली कि भैया ये कहाँ से फाइंड करें इसका साइज़ कितना है। इमेज जो वर्चुअल इमेज है उसका साइज़ मेजर करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। पोजीशन हम कर सकते हैं, वो बात प्रैक्टिकली हम आपको जब लैब में बच्चे आते हैं, जब आपके टीचर बताएंगे, वो हम कर सकते हैं, उसे पैरेलक्स मेथड हम कहते हैं, उससे हम इसकी पोजीशन फाइंड कर सकते हैं कहाँ पर बना, पर साइज़ फाइंड करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए हम ये स्टेप्स नहीं ले रहे, ये स्टेप में कोई मैथमेटिकली गलती नहीं है, हम कुछ ऐसा हम फार्मूले की दूसरी फॉर्म बना रहे हैं, तो आप उसकी तरफ देखो। तो हमने टैन बीटा को क्या लिखा, ए बी अपॉन ओ बी, उस फॉर्म में लिखने की कोशिश की हमने। देखो कैसे कैंसिलेशन हो रही है यहाँ पर, ए बी अपॉन ओ बी मल्टीप्लाई कर दिया ओ बी डैश अपॉन ए बी। अब ए बी कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए आपस में, तो क्या रह गया हमारे पास, हमें मिला ओ बी डैश अपॉन ओ बी। आप बताओ, ये तो बन गया हमारे पास ओ बी डैश, क्या है, इसे आप ये भी लिख सकते हैं और आप इसे वी भी लिखते रहे ना, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, इसे हम वी से डिनोट करते थे। और ये क्या हमारे पास, यू, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। बात दोनों कोई प्रॉब्लम नहीं हमें आ रही, तो दोनों तरीके से हम लिख लेंगे यूजिंग साइन कन्वेंशन। याद है आपको,
क्या कहती थी साइन कन्वेंशंस, जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है सभी कहाँ से ले जाएंगे, दोस्त भी मेजर्ड फ्रॉम ओ, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे हम। और लाइट किस तरफ जा रही है, अब ये लाइट के ये अब थोड़ा यहाँ करेक्शन कर लो, इस तरफ जा रही है ऐसे, दिस इज डायरेक्शन ऑफ लाइट, ये एरो डालने थे आपने। लाइट इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, light is moving from left to right in this diagram. So if we measure OB, we will come opposite to light, हम लाइट के opposite direction में आएंगे, तो OB को क्या लेना पड़ेगा हमें, नेगेटिव। OB क्या था, U, ये माइनस में आ गया। और दूसरा ये क्या लेंगे हम, OB डैश, ये क्या लिखेंगे अब, ऐसे लिख लो, चाहे OB डैश को आप -D लिख दो, क्योंकि हमने बता दिया हमने कहाँ पर रखा है इसे, वो डिस्टेंस कौन सा, लीड डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर हमने रखा है इसको। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो हम m क्या लिख सकते हैं, m को आप चाहे लिख लो -v/-u, तो v/u भी लिखोगे तो कोई मुश्किल नहीं है। और आप ऐसे लिख लो -d/-u, तो क्या आ गया, इम्प्लाइज m=d/u। तो जब हम सिंपल माइक्रोस्कोप करते हैं तो हम ऐसे लिख देते हैं इसको, d/u। अब बात बताओ मैग्नीफाई हुआ कि नहीं हुआ, हुआ क्यों नहीं, ये v इज़ वेरी लार्ज, ये बड़ा डिस्टेंस है और u छोटा डिस्टेंस है। सो न्यूमिनेटर इज लार्जर दैन डिनोमिनेटर, सो m इज़ ग्रेटर दैन 1, सो दिस ऑब्जेक्ट इस इमेज इज़ मैग्नीफाइड। सो आपने ऐसे इसको लिख दिया, इसको मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आपने बना लिया कैसा। मगर इतना ही नहीं, एक स्टेप और करते हैं, इसको एक और तरीके से भी लिख लेते हैं हम। सो वी कैन राइट दिस फार्मूला इन अनदर फॉर्म। वो कैसे, यूजिंग लेंस फार्मूला। वन अपॉन वी माइनस 1/u इज 1/f। अब बात ऐसी हमारे पास आ चुकी है, ये रिलेशन आ गया हमारे पास। तो क्या पढ़ा आपने, चाहे ऐसे लिख दो, चाहे फिर साइन इक्वेशंस फिल करोगे तो सबकी फिल करनी पड़ेंगे आपको। तो क्या बन गया हमारा रिलेशन यहाँ पर, अगर मल्टीप्लाई कर दें हम, देखा आपने v/u और d/u एक ही बात है ना, मुश्किल तो नहीं आपको होगी। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स में v, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय v, मल्टीप्लाई कर दें, क्या कहा, v/v v/u इज इक्वल टू 1 v/f। ऐसे करके भी हम कर सकते हैं, d के साथ करना चाहो तो आप d के साथ भी कर सकते हैं। तो आप d के साथ ही कर लो, ज़्यादा लंबा क्यों करना आपने ना, दोनों क्यों करने, एक ही कर लो। तो करें हम यहाँ पर, करो ट्राई, फिर क्या होगा, हमें सारे डिस्टेंस कौन कौन से हैं ना। सो v क्या इस तरह में हमारे लिए, v माइनस है कि प्लस इस तरह में, देखो यूजिंग साइन कन्वेंशंस, बार बार यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम। v भी कितना आ रहा है हमारे पास यहाँ पर, -d है, तो u भी कितना है, -u। f तो पॉजिटिव है ही हमारे पास, f कॉन्वेक्स लेंस का मेरा f पॉजिटिव हम लेते हैं ना। तो फिल कर दो, इसमें क्या होगा हमारे पास, ये यार कहाँ, m क्या d/u है, इस इक्वेशन नंबर 2 बना लेना, m इज इक्वल टू d/u को इक्वेशन नंबर 2 मान लेना आप। हाँ जी, फिल करो लेंथ फार्मूला में, -v, ये माइनस माइनस क्या बन गया, +1/f। इसमें हमने क्या फिल किया था, d। अब क्या बन गया हमारा, 1/u इज इक्वल टू 1/d/1/f, ऐसे बन गया कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब करो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय d, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय d, जैसे मर्जी आप इसको सॉल्व कर दो, आप लास्ट में वहीं पहुंच जाएंगे।
मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय डी। क्या किया हमने, डी अपॉन यू डी अपॉन डी प्लस डी अपॉन एफ। तो डी अपॉन यू ऐसे आ गया, 1 अपॉन डी अपॉन एफ। व्हाट इज डी अपॉन यू फ्रॉम इक्वेशन 2? हमने क्या पढ़ा था, डी अपॉन यू क्या था हमारे पास, एम। तो एम का एक और फार्मूला क्या आ गया हमारे पास, डी अपॉन एफ। तो एम को आप ऐसे भी लिख सकते हो, और दूसरा तरीका क्या था हमको लिखने का, डी अपॉन यू, ये भी लिख सकते थे। अब बात आ गई हम इसको प्रेफर क्यों करते हैं, दिस इज प्रेफर्ड ओवर दिस फार्मूला, इसको हम प्रेफर करते हैं। अब देखो बात आप क्या है, डी क्या है, कांस्टेंट है, डी हमें पता है 25 सेंटीमीटर के पास ही होगा जब ये मिलेंगे, दिस वैल्यू इज फिक्स्ड, यू इज़ नॉट फिक्स्ड। अब लेंस को आप पास रखो दूर रखो तो डी कैन बी वेरिड, बार बार कौन देखेगा डी मेजर करके, तो मैग्नीफिकेशन ऐसा सच में पता नहीं चलेगी, थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। बट फोकल लेंथ तो वही रहेगी, इसकी पक्की रहेगी। सो फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज फिक्स्ड एंड वंस नोटेड इट विल बी कांस्टेंट। अगर हम पहली बार पता लग गई तो बार बार हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, उतनी ही फोकल लेंथ होगी। बट बार बार ये डिस्टेंस चेंज हो सकता है, यू थोड़ा आगे पीछे लेंस करने से यू कैन बी चेंज। सो हम इसे प्रेफर ना करके हुए इसे प्रेफर करते हैं। मैग्नीफिकेशन इज डी अपॉन एफ, डी भी कांस्टेंट है एफ भी कांस्टेंट है। तो क्या हमने देखा, अब डी तो चेंज करना चाहते, तो इफ लेसर द वैल्यू ऑफ एफ मोर इज मैग्नीफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। आप जितनी वैल्यू डी की कम कर दोगे, सॉरी एफ की वैल्यू कम करोगे, उतना आंसर ज़्यादा आएगा, मैग्नीफिकेशन विल बी मोर एंड मोर, उतनी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होगी। तो आप देख लो, ये पिक्चर अपने मन में बसा लो, इसी से हमारा प्रिंसिपल बनेगा नेक्स्ट भी। और हम ऑब्जेक्ट को कैसे बड़ा कर सकते हैं, हाउ कैन इन लार्ज ऑब्जेक्ट बियॉन्ड दिस। अब जब लोगों ने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया, जब जो वाश जो ठीक करते घड़ी ठीक करने वाले वो उससे यूज़ करते हैं, जो हाथ देखते हैं लोग उससे यूज़ करते हैं, जहाँ कुछ लोगों को अखबार पढ़ने के लिए भी यूज़ करते थे, जहाँ जो मेडिसिन के ऊपर से नंबर पढ़ते हैं वो भी यूज़ करते हैं, कई बार बड़ा छोटे छोटे प्राइस लिखा होता। तो दिस इज़ सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। जैसे बच्चे खेलते हैं, कई बार सन से बर्निंग भी कर देते हैं ना, तो आपने ऐसा नहीं करना। सो दिस इज़ सिंपल माइक्रोस्कोप। अब बात आती है डी को हम कितना, एफ को कितना कम कर दें, जैसे जैसे कम करोगे जो गोल गोल होता रहेगा ना, ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा। सो वी हैव ए लिमिट, अब उसके आगे हम नहीं जा सकते। तो अगर आप मान के लालच आता फिर हम और मैग्नीफिकेशन करके देखें, तो हाउ कैन वी इंक्रीज मैग्नीफिकेशन, दैट विल बी लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर, जब हम बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। कंपाउंड मीन्स एक और एक जैसे 11 हो जाते हैं ना। सिमिलरली अगर यहाँ पर हम 2 लेंस यूज़ करेंगे तो आप देखोगे 2 लेंस यूज़ करने से मैग्नीफिकेशन कई गुना बड़ी हो जाती है। एक लेंस को थिक करते रहो, इसी पर काम करो, इतना एडवांटेज नहीं मिलता। एक की बजाय 2 अच्छे यूज़ कर लो तो हम देखेंगे वी विल गेट बेटर रिजल्ट्स। सो इस लेक्चर में इतना ही बड़ा। थैंक यू क्लास।